लेकिन ये एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, ऐसा नहीं लगता आपको? आत्महत्या करना, अपने आप को खत्म करने का यानी सवाल मन में आना, इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम स्टेप। तो आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि क्या होगा? यानी आपके पश्चात जो लोग रह जाएंगे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, उन्हें क्या लगेगा, ये आपने जरा भी नहीं सोचा? उन दिनों में मेरा जो व्यक्तित्व था वो अभी भी मेलेंकोलिक पर्सनैलिटी थी। छोटी छोटी बात का बहुत दुख मानता था, बहुत टची था। और फिर इतनी कोशिश कर रहा हूं, मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग ढंग से कोशिश कर रहा हूं, अगला अपना अलग अस्तित्व निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रामाणिकता से कोशिश कर रहा हूं, इसके बावजूद मैं उसमें सफल नहीं हो रहा है। इसका मुझे बहुत दुख हुआ और दूसरा कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था। यानी और कुछ सालों के बाद, इस ढंग की कोशिश करने के बाद मैं पूरी तरह से बाहर आ पाऊंगा और ठीक ढंग से अपना जीवन जी पाऊंगा, ये आत्मविश्वास तब निर्माण नहीं हो पाया था। और जो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो लोग मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं, वही लोग मुझे डांट रहे हैं, उनका ही विश्वास पूरी तरह से उड़ गया है। तो उसकी भी काफी ठेस पहुंची थी। जाते वक्त मेरे मन में ये विचार आता था कि मैं आत्महत्या करूंगा किसी भी कारणवश, सबको पता चलेगा तो यमुना ताई को और नारायण जाजू जी को यानी काका जी को बहुत बुरा लगेगा, और उनको लगेगा कि जी, हमारे कारण ही इसने आत्महत्या की है। तो इसलिए मैं सही जल्दी बात नहीं है। करूंगा, कुछ दिनों बाद करूंगा, ताकि किसी को इसके साथ में उसका रिलेशन जोड़ने का अवसर ना मिले। और इसीलिए हम्म। शायद मैं जाते ही कोई आत्महत्या करने का निर्णय नहीं लिया। कुछ दिनों तक मुंबई में जीने की कोशिश की। शुरुआत में मैंने, मेरे पास जो पैसे थे उसका इन्वेस्टमेंट का उपयोग कर कर कुछ चीजें ली। कल्याण के एक होटल में मैं रुका था। वहां के होटल में एक रूम में एक व्यक्ति के साथ में, एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ में मैं रहता था। और वहां पर मैंने चीजें बेचना शुरू की, कल्याण के चौक में, जो मेन चौक है वहां का। वहां पर मैं अलग अलग चीजें बेचता था। उन दिनों में हाथी की चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध थी, राजेश खन्ना की फिल्म आ चुकी थी। फिर उसके बाद में वो लव इन टोक्यो वगैरह वगैरह ऐसे नाम के कई कई अलग अलग ढंग के हम्म। झुमके वगैरह होते थे। ऐसे 10-12 चीजें लेकर रास्ते में एक चद्दर डालकर उस पर ये सब चीजें रखने का और बेचने का ये काम करीबन मैंने 2-3 महीने किया। 2-3 महीने ये काम करने के बाद में फिर दिन दिन मन में आता ही था कि आज नहीं कल तो मुझे जाना ही है, ठीक है थोड़ी दिन और कोशिश कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा गैप होनी चाहिए, ताकि कल किसी को पता चला कि मैंने आत्महत्या की तो इसका इसके साथ में संबंध नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने एक डेट्रोलैक्स इंडस्ट्री थी, मिनरवा टॉकीज आज की है, उसी के पास में मुखर्जी प्रोडक्शंस था। तो उनका एक भाई केमिकल इंजीनियर था, तो उसने एक फैक्ट्री खोल दी थी। उसके यहाँ सेल्समैन कर कर जॉब किया। पहले तो मैं सादा सेल्समैन कर कर गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने उनके यूनिट का मुझे प्रमुख भी बना दिया। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से मैं लोगों को पटा पाता था, बहुत अच्छे ढंग से सेल कर पाता था। तो वहां भी बहुत ज्यादा पैसा मिलने लग गया, तो मुझे भी उसमें रुचि नहीं बची। आवश्यक है उतना पैसा मिल गया कि मैं 2-3 दिन जाता था, 4-5 दिन जाता ही नहीं था, इस ढंग से मेरा काम चल रहा था। और फिर मैंने धीरे धीरे तय किया कि मुझे आत्महत्या करनी है। अब वो जो चीजें मैं बेचता था उसमें रोज गॉन टैबलेट्स कॉकरोच को मारने की थी। तो हमें कभी ज्यादा पैकेट्स नहीं दिए जाते थे। तो एक बार मैंने कंपनी के हमारे मैनेजर से पूछा कि ये ज्यादा क्यों नहीं पैकेट्स देते आप? नहीं, इसलिए नहीं देते कि आपको आखिरी में सैंपल जो देना है तो लोगों को एक एक दो दो गोलियां ही देना है ना। तो एक पैकेट में तो 10 गोलियां होती है। ज्यादा इसलिए नहीं देते कि 20-25 गोली अगर किसी ने खा ली तो आदमी मर जाता है। इसलिए हम ज्यादा जी। सैंपल्स नहीं देते। तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि ये तो बढ़िया आइडिया है। अब ओ। उसके क्या परिणाम हो गए, वो खाने के बाद में कितनी तकलीफ होगी वगैरह वगैरह, ये कोई मन में विचार ही नहीं आया। और मैंने वो सैंपल्स बढ़ाने शुरू किए। तो ये जो मुस्लिम आदमी था मेरे साथ में, हम दोनों रात को देरी से आते थे, फिर बहुत गप्पे हाँकते थे, फिर देरी से सोते थे, मुझे जल्दी सुबह जाने की कोई जल्दी होती नहीं थी। तो वो एक दिन आया, तो मैं नहीं पहुंचा था, तो उसने मेरे कपाट जो होता है, अलमारी खोलकर देखी, और उसमें उसको ये सैंपल्स मिले। और बहुत सैंपल्स मिले, 10-12 सैंपल्स मैंने इकट्ठा कर कर रखे थे। उसके ध्यान में आ गया कि ये सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ तो भी करना चाहता है। फिर वो वैसे ही जागता रहा, शराब पीता था बहुत। मैं तो कभी शराब को टच नहीं करता था, लेकिन वो शराब पिए था, बहुत शराब पी रहा था। मैं रात को 3 बजे आया तो मुझे पकड़ा उसने। फिर उसने पूछना शुरू किया कि ये क्या है तुम्हारा, क्यों सैंपल्स तुमने बढ़ाए, तुम मरना चाहते हो ना?
फिर उसने मेरे सामने एक पूरा चित्र खड़ा किया। अरे तू यहाँ मरेगा, तेरा तो सही नाम क्या है ये हमको मालूम नहीं है, तू झूठे नाम से यहाँ रह रहा है, तेरे माता पिता कौन है मालूम नहीं, तू किस गांव का है मालूम नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं, मुझे ही मालूम नहीं तो और किसी को क्या मालूम होगा। और उन दिनों में आइडेंटिटी वगैरह लगती नहीं थी, इसलिए झूठ नाम बताना बहुत आसान था। और जी। फिर इस अवस्था में उसने मेरे सामने ये चित्र खड़ा किया कि कल तू मरेगा, मरने के बाद में क्या करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी के लोग तेरे को कुत्ते जैसा कहीं तो भी जलाकर फूक देंगे। तेरे माँ बाप दिन रात राह देखते बैठेंगे कि आज मेरा बेटा आएगा, परसों मेरा बेटा आएगा, नरसों मेरा बेटा आएगा। और फिर उसने समझाया कि आगे की इतनी बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने है, और किस लिए तुम आत्महत्या कर रहे हो, क्या कारण है, एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए पूरी जिंदगी खत्म करना। उसके बिना जिंदगी कितनी बड़ी होती है, कितनी हसीन होती है। वो पूरी शराब पिए था, लेकिन वो शराब पीने की अवस्था में मुझे समझा रहा था। उसकी उम्र उस तक 60 साल के ऊपर की थी, और मेरी उम्र 20-22 साल की, 23 साल की, 24 साल की। तो इस अवस्था में 22 साल की, तो इस अवस्था में आखिरी में मैंने निर्णय लिया कि नहीं, आत्महत्या नहीं करनी, मुझे जी कर सिद्ध अच्छा। करना है कि मैं जीने लायक व्यक्ति हूँ। शायद उसने जो मुझे 1-2 घंटे लगातार, पहले तो मुझे टॉर्चर लग रहा था वो, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मेरे मन में घुसती गई, उसकी बात मुझे जची, और फिर मैंने निर्णय लिया, और फिर मैंने वापिस आने का निर्णय लेकर वहां से वापिस आया। तो करीबन 6 महीने में से इस अवस्था में कल्याण में था। लेकिन ये मेरे जिंदगी का आखिरी मौका है। इसके बाद में मेरे जिंदगी में कभी आत्महत्या का विचार नहीं आया, अपने आप को कभी खत्म अच्छा। करने का विचार नहीं आया। इसके बाद में मेरे जीवन में काफी ऐसी कठिनाइयां आई कि जहां ऐसी स्थिति पैदा हुई कि इसके बाद में अभी कोई जाने के लिए, जीने के लिए, बचने के लिए, भागने के लिए, या आगे किसी का चीज के लिए रास्ता कोई नहीं अभी था। रास्ता ही नहीं है, ये आखिरी छोर है, यही खत्म हो रहा है। लेकिन तब भी फिर कभी मेरे मन में ये विचार नहीं आया। और उसके बाद में जब जी। मैं सही माने में यूथ कॉलम चला रहा था, तो कई लड़कों को उनके इन मृत्यु के विचारों से, आत्महत्या के विचारों से मैं इफेक्टिवली बाहर भी निकाल पाया, उनको अच्छे ढंग से काउंसलिंग भी उनका कर पाया। तो शायद मुझे लगता है ये मेरे जीवन का अनुभव मुझे बहुत कुछ सिखा गया।